निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष श्री गुप्त था? तो ये जानकारी हमको समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति से मिलती है। पर्याग प्रशस्ति से और क्या क्या जानकारियाँ मिलती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और माता का नाम कुमार देवी। तो पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और माता कुमार देवी थी। ठीक है। उसके बाद इस अभिलेख से हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त के दादाजी का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच और इनके परदादा का नाम श्रीगुप्त था। घटोत्कच या घटोत्कच। ओके। इसके साथ साथ ही हमको क्या जानकारी मिलती है? हमको जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि ली थी, महाराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। महाराजाधिराज। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है। तो ये हमको समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति से ये हमको जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुप्त शासकों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। एकदम सही है। और ये कथन है और इसका कारण, इसका रीजन, चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तरी भारत के सशक्त गणराज्य लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है। तो ये कथन और ये कारण हो गया, यानी कि ये कथन हो गया और ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। तो कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसके अलावा इसका प्रमाण क्या है? गुप्त शासकों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। इसका एक एग्जाम्पल तो ये है। इसके साथ साथ अन्य एग्जाम्पल क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। ओके। और इन दोनों के एक पुत्री होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। ओके। तो पर्याप्त प्रमाण हमको मिल गया कि जो गुप्त वंश है, गुप्त शासक है, वे अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शासकों तथा उनसे जुड़ी उपाधियों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ली थी। एकदम सही बात है। हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ली थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की या वातापी कोंडा की उपाधि ली थी, जो कि गलत है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने नहीं ली थी, बल्कि ये ली थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ली थी और ये पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद
वातापी कोंडा की उपाधि ली थी। उसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोड की उपाधि ली थी। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित गुप्तोत्तर कालीन राजवंशों एवं उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो वाकाटक वंश के संस्थापक का नाम है विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, और इन्होंने शासन किया था 250 से 250 से 270 ईस्वी के मध्य। ओके, और परवर सेन वाकाटक वंश के ही प्रतापी शासक थे और ये विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने शासन किया था 270 से 330 ईस्वी तक। तो ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन एकदम सही है और इन्होंने 345 एडी ईस्वी में कदम वंश की स्थापना की। 345 चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम और इनका टाइम पीरियड है 543 से 566। पल्लव वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति नहीं है, पल्लव वंश के संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, और इनका टाइम पीरियड है 575 से 600, 575 से 600 के मध्य इन्होंने शासन किया था और कांची या कांचीपुरम को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो 1 गलत है, 4 गलत है और 2 और 3 सही है। तो डी ऑप्शन इसमें आंसर हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षकालीन प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भुक्ति होता था प्रांत, ठीक है, भुक्ति से नीचे होता था विषय, विषय से नीचे पाठक और उससे नीचे ग्राम। तो 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और भुक्ति का प्रधान होता था ऊपरिक और विषय का प्रधान होता था विषयपति। ओके, तो ये बात हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन काल में ब्रह्मदेह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ब्रह्मदेह का मतलब होता है ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है, और ये धार्मिक दान होता था। पहला स्टेटमेंट है, यह निःशुल्क अनुदान में दी गई भूमि होती थी, एकदम सही। ये भूमि स्थायी तौर पर दी जाती थी, ये भी सही। और तीसरा है, भूमि प्राप्तकर्ता को इस भूमि को बंधक रखने तथा बेचने का भी अधिकार होता था, जो कि गलत है। ये जो है भूमि प्राप्तकर्ता इस भूमि को बेच नहीं सकता था, इसको बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगमकालीन समाज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है हमको। सुदूर दक्षिण का समाज मुख्यतः कुट्टी प्रथा वंश परंपरा पर आधारित था, जो कि सही है। बी है, वीर पूजा की भावना थी संगमकालीन समाज में, ये भी सही है। तीसरा है, युद्ध मैदान में मरने वाले योद्धा का स्मारक बनाया जाना, एकदम सही, ऐसा भी होता था। और डी है, समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचलन नहीं था, नहीं, उस वैदिक कालीन समाज में संगमकालीन समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचलन था। संगमकालीन समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचलन था। तो डी ऑप्शन गलत हो गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिपदा पंचिका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर एक टीका है? तो ये है अर्थशास्त्र पर टीका और इसके लेखक का नाम है भट्ट स्वामी। ये अर्थशास्त्र पर टीका है और इसके लेखक का नाम है भट्ट स्वामी। प्रतिपदा पंचिका
अर्थशास्त्र पर टीका है और इसके लेखक का नाम है भट्ट स्वामी। बृहत बृहत कथा मंजरी, इसके लेखक का नाम है गुणाढ्य गुणाढ्य और ये राजा हाल के दरबारी कवि थे। ओके। अमरकोश, तो अमरकोश ये एक, इसके लेखक का नाम है अमर सिंह। मिलिंद पन्हो, तो इसके लेखक का नाम है नागसेन। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष की है? तो ये तीनों कृतियां ही अश्वघोष की है। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र, तीनों कृतियां अश्वघोष की है। बी ऑप्शन सही है। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म दीक्षा का वर्णन है। बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म दीक्षा का वर्णन है सौंदरानंद में। सारीपुत्र प्रकरण ये एक नाटक है। और बुद्ध चरित्र, इसमें बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन है। बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन है। 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्तूप के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, इसके ऊपरी भाग के मध्य में लकड़ी अथवा पत्थर का एक छत्तर बनाया जाता था जिसे हर्मिका कहा जाता था, एकदम सही। बी है, स्तूप की परिक्रमा करने के लिए उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, एकदम सही है। सी है, प्रदक्षिणा पथ को घेरते हुए लकड़ी अथवा पत्थर की 4 दीवारी बनाई जाती थी जिसे वेदिका कहते थे, ये भी सही है। और डी है, इसमें गर्भगृह होता था, जो कि गलत है। गर्भगृह होता है मंदिर में। ठीक है, तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, तो डी इसमें रॉन्ग है। ओके साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 131 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।